हेलो माय ऑल डियर स्टूडेंट्स ऑफ 5th क्लास। सो एसएसटी का आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा चैप्टर नंबर 9 गवर्निंग अवर सेल्फ, यानी कि अपने आप को गवर्न करना। ठीक है, रूल्स फॉलो करना अपने लिए। क्या बोल रहा है देखो, सबसे पहले लेट्स बिगिन में आपको टिक द इमेज दैट शोज द रूल्स बीइंग फॉलोड एंड क्रॉस द वंस इन व्हिच रूल्स आर नॉट बीइंग फॉलोड। हमें टिक करना है उस इमेज पे जहां रूल फॉलो हो रहे हैं और क्रॉस करना है उस जगह पे जहां पे रूल फॉलो नहीं हो रहे हैं। तो देखो, क्रॉस द रोड ओनली एट द ज़ेब्रा क्रॉसिंग। यहाँ क्या बोल रहा है कि रोड आप वहीं क्रॉस करें जहां पे क्या है, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है। तो यहाँ पर जो ये लड़की और ये जो बॉय, ये जो गर्ल और बॉय है, ये कहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही रोड क्रॉस कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ आप करेंगे टिक। फिर यहाँ पे है डो नॉट प्ले लाउड म्यूजिक। यहाँ बोल रहा है लाउड म्यूजिक ना बजाएं, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये लोग लाउड म्यूजिक बजा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ हम करेंगे क्रॉस। फिर डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यहाँ लिखा है कि रोड पे नहीं खेलना, बट सी अगेन दे ऑल आर प्लेइंग ऑन अ रोड, है ना, सारे जो बच्चे हैं वो रोड पर खेल रहे थे। यहाँ भी आप करेंगे क्रॉस। फिर था डू नॉट क्लाइम ऑन टू द बैम्बू पोल्स। क्या बोल रहा है यहाँ पे, जो बैम्बू पोल्स हैं, जो बांस के जो पोल्स बने, इस पे नहीं चढ़ना, बट आप देख रहे हैं कि ये यहीं चढ़कर खेल रहे हैं, तो यहाँ पर भी आप करेंगे क्या, क्रॉस। डू नॉट प्ले ऑन रोड, यहाँ पे लिखा है डू नॉट प्ले ऑन रोड, बट दे आर ऑल प्लेइंग ऑन रोड, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। एंड हियर डू नॉट लिटर, यहाँ क्या बोल रहा है, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना, बट देखो यहाँ तो सारा कचरा पड़ा हुआ है ना, तो यहाँ भी हम करेंगे रॉन्ग। फिर आपके क्वेश्चंस हैं, इन विच इमेज डू यू सी रूल्स बीइंग ब्रोकन। कौन सी इमेज में रूल्स टूटते हुए दिख रहे हैं। तो 2, 3, 4, 5, 6 पूरों में क्या दिख रहे हैं, रूल्स टूटते दिख रहे हैं। सिर्फ पिछला जो हमारी पिक्चर नंबर 1 है वहीं पर जो है रूल्स फॉलोड दिख रहे हैं, है ना। फिर वाई डू द पीपल इन द गिवन इमेज नीड टू फॉलो रूल्स। यहाँ जो मतलब रूल्स फॉलो करने बोला गया है, तो क्यों फॉलो करने गया है, तो ऑब्वियसली हमारी सेफ्टी के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए ही बोला गया ना ये रूल्स फॉलो करने। ओके, Who do you think made the rules to be followed in games and in the public places such as buses, schools and roads? अच्छा, रूल्स कौन बनाता है, ऑफ कोर्स हमारे बड़े लोग जो रहते हैं वही हमें रूल्स बताते हैं ना। गेम्स की अगर हम खेल रहे हैं तो कहाँ, अगर आप बस पे चढ़ रहे हैं, स्कूल में चढ़ रहे, रोड पे जैसे भी आप जा रहे हैं, चल रहे हैं ना, तो जो हमारे एल्डर्स है, जो हमारे बड़े हैं, वही हमें रूल्स बताते हैं। नेक्स्ट है हु मेक श्योर दैट रूल्स आर बीइंग फॉलोड एट स्कूल, ऑन रोड एंड वाइल प्लेइंग गेम्स। बोल रहा है कि कौन ध्यान देता है स्कूल में, रोड्स पे, और जब हम गेम खेलते हैं तो जो भी हम गेम खेलते हैं इन सब जगहों पे, तो रूल्स फॉलो हो, इस चीज का कौन ध्यान देता है। ऑफ कोर्स स्कूल में कौन देते हैं, कोचेस देते हैं, टीचर देते हैं। रोड पे कौन, पुलिसमैन देते हैं। और जो बाहर हम गेम खेलते हैं वहां पर भी कोच ध्यान देते हैं, है ना। फिर इन देयर इज देयर अ रूल बुक विच हैज ऑल द इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द रूल्स टू बी फॉलोड एट ऑल दीज प्लेसेस। क्या ऐसी कोई बुक है जिसमें रूल्स लिखे हैं, तो ऑफ कोर्स ऐसी बुक है जिसमें सारे क्या रूल्स लिखे हुए हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, पेज टर्न करके। नेक्स्ट टॉपिक है आपका इंडिया मेक्स इट्स ओन रूल्स। इंडिया जो है अपने रूल खुद बनाया है ना। तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, व्हाई इट इम्पोर्टेंट टू हैव रूल्स। रूल्स होना क्यों इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ है बोनी एंड मिंकी, ये दो लोग हैं। तो बॉनी एंड मिंकी वर प्लेइंग स्नैक्स एंड लैडर्स। ये क्या खेल रहे हैं, सांप सीढ़ी खेल रहे, ठीक है। बॉनी रोल्ड द डाई एंड गेव नंबर 3। बॉनी ने क्या किया, डाई जो रहती है, उसकी जो गोट रहती है, वो चला और क्या आया, 3 नंबर आया। ही लैंडेड राइट ऑन द टॉप ऑफ द स्नेक बट रिफ्यूज टू स्लाइड डाउन। Both of them started quarreling with each other. Bonnie was stronger than Minky. He was about to hit Minky when their father stepped in and told Bonnie Bonnie the rules of the game. He told him to play a fair game. क्या बोल रहे हैं कि अब जब उनको आया 3 नंबर, तो क्या हुआ, गेम में अब उन पे आ गया स्नेक, तो उन्हें क्या करना था, स्लाइड करना था नीचे। लेकिन वो दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे क्योंकि बॉनी ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब क्योंकि बॉनी जो था वो मिंकी से बहुत स्ट्रांग था, तो वो उसे मारने लगा। और तभी वहां उनके कौन आ गए, पापा आ गए। तो पापा ने क्या किया, बॉनी को जो गेम के रूल्स हैं वो समझाया और उन्हें ये बताया कि हमें हमेशा क्या, फेयर गेम खेलना चाहिए, चीटिंग नहीं करना चाहिए, है ना। अब क्या बोल रहे हैं, वॉट वुड हैव हैपेंड इफ देयर वर नो रूल्स फॉर द गेम। इन दैट केस डू यू think that Bonnie would have been fair to Minky? Do you think that Bonnie would have followed rules of the game if their father had not stopped him in not stabbed in? क्या बोल रहा है कि आपको क्या लगता है कि अगर गेम में रूल्स नहीं होते तो क्या होता, बॉनी जो है वो ईमानदारी से खेलता मिंकी के साथ, और अगर उनके पापा जो है गेम में नहीं आते तो क्या वो रूल फॉलो करता। तो देखो, जस्ट एज इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक एंड फॉलो द रूल्स ऑफ द गेम, ऑल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग स्कूल नीड टू मेक सम रूल्स और टू फंक्शन स्मूथली. You may have read the rules of your school
written in your school almanac. Similarly, most countries have set rules which are followed by all. Without rules, there would be disorder in the country. The rich and powerful will to benefit of the poor and weak people and will treat them unfairly. क्या बोल रहा है, देखो हर जगह रूल्स होना बहुत जरूरी है और जो भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जरूरी है कि वो ऑर्गेनाइजेशंस क्या करें, अपने रूल्स बनाएं, क्योंकि रूल्स हमें फॉलो करना बहुत जरूरी है। आपने स्कूल में भी देखे होंगे, स्कूल में बहुत सारे रूल्स होते हैं ना, ऐसे ही हर कंट्री ने अपना रूल जो है वो सेट कर रखी। बिना रूल के क्या होगा, कंट्री जो है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं चल पाएगी। जो भी रिच और पावरफुल लोग रहेंगे वो वीक पीपल को, पुअर पीपल को अनफेयरली ट्रीट करेंगे। ठीक है, अब बोल रहा है हाउ डिड इंडिया मेक इट्स ओन रूल, इंडिया ने अपने खुद के रूल्स कैसे बनाए। तो अंडर द ब्रिटिश रूल इंडिया वर फोर्स्ड टू ओबे द रूल्स मेड बाय ब्रिटिश। देयरफॉर व्हेन इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947 इट्स लीडर्स रियलाइज्ड दैट अ सेट ऑफ रूल्स और लॉज फॉर द कंट्री हैज टू बी मेड। दीज लॉज वुड क्लियरली स्टेट हाउ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वुड बी फॉर्म्ड, what work the government would do and what powers the government would have. These laws would also state the rights and duties of the people. Once this was done, the laws which the Indian people and the government of India had to follow were become clear. क्या बोल रहा है, जब हम ब्रिटिश कंट्रोल में थे, ब्रिटिश के अंडर थे, तब इंडिया को उनके रूल्स फॉलो करना पड़ता था। फिर जब 1947 में इंडिया जो है इंडिपेंडेंट हुआ तो यहाँ की लीडर्स ने ये समझे कि हमारे रूल्स बनाना बहुत जरूरी है कंट्री के लिए, और वो रूल्स जो रहेंगे वो गवर्नमेंट भी फॉलो करेगी, गवर्नमेंट द्वारा बनाए जाएंगे। और इसीलिए सारी गवर्नमेंट ने और जो पावर्स या जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे उनने मिलके क्या करे, रूल्स बनाए। और ये रूल्स जो थे वो उसमें लोगों की, आम जो जनता होती है उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, ये बताया गया। सारे रूल्स गवर्नमेंट के लिए भी बनाए गए, और अब जो रूल्स थे जब वो गवर्नमेंट ने बनाए तो वो क्लियर हुए और वो रूल्स सभी को फॉलो करने हैं। द डॉक्यूमेंट इन विच दीज सेट्स ऑफ लॉज स्टेटिंग the power and function of the government and the rights and duties of the people are written is called constitution. A constitution may be oral or written. क्या बोल रहा है, जो जिस डॉक्यूमेंट में ये सारे रूल्स लिखे हुए हैं, सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं गवर्नमेंट के, और जो लोग हैं उनकी जो राइट्स और ड्यूटीज लिखी हुई है, वो पूरी जो बुक है ना, वो कहलाती है कॉन्स्टिट्यूशन। और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है। The leader of Free India formed a committee to prepare the Constitution of India. The leader of this committee was Dr. B.R. Ambedkar, means Dr. Bhimrao Ambedkar. Many learned Indians were members of this committee. This committee spent much time in preparing the Indian Constitution. क्या बोल रहा है, फ्री इंडिया के बहुत सारे लीडर्स ने मिलकर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी ने इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाई। तो उस कमेटी के लीडर कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और भी बहुत सारे पढ़े लिखे ने अच्छे मेंबर्स जो थे, इंडिया के जो लोग थे वो इस कमेटी के मेंबर थे। ठीक है, और दिस कमेटी स्पेंड मच टाइम इन प्रिपेयरिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस कमेटी को बहुत टाइम लगा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए। दे स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेवरल कंट्रीज सच एज द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, स्विट्जरलैंड एंड फ्रांस। दे टुक सम गुड पॉइंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ दीज कंट्रीज एंड ड्रॉट द पॉइंट सुटेबल फॉर अवर ओन कंट्री। इन्होंने क्या करे, बहुत सी कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उसमें जो अच्छे पॉइंट्स थे उन्हें नोट डाउन करे, और फिर वो पॉइंट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे जो हमारी कंट्री के लिए फायदे के हैं। ठीक है, दे कंसिडर द इंटरेस्ट एंड डिमांड्स ऑफ द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल हु स्पोक डिफरेंट लैंग्वेजेस, फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस एंड हैड देयर ओन कल्चर। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन बना इसमें हर ग्रुप के लोगों का ध्यान रखा गया है ना, जो अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं, जिनका रिलीजन अलग है, जिनका अपना खुद का एक अलग कल्चर है, सबको ध्यान रखते हुए जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। The work of preparing the Constitution of India was completed on 26 November 1949. The first Indian Parliament, also known as the Constituent Assembly, voted to accept this constitution. The new laws of India came into force on 26 January 1950. For that day, our country came to be known as the Republic of India. Every year we celebrated 26 January as the Republic Day of India. क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो पूरा काम है वो कंप्लीट हुआ 26 नवंबर 1949 में। फिर इंडिया के पार्लियामेंट में गया वो, जो कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भी कहलाती है। फिर वहां वोट किया गया कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूशन हम फॉलो करेंगे, है ना, कि कॉन्स्टिट्यूशन सही ऐसे करके फॉलो हुआ। और फिर जितने भी लॉज थे
वो फॉलो करना स्टार्ट हुए 26 जनवरी 1950 से, और इसीलिए हम क्या मनाते हैं 26 जनवरी को, रिपब्लिक डे। ओके, फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपके लेसन का द प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन बोल रहा है ना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओपन्स विद अ प्रीएम्बल। द वर्ड प्रीएम्बल मीन्स इंट्रोडक्शन। क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो एक प्रीएम्बल के साथ बना। प्रीएम्बल मतलब क्या होता है, इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। जस्ट एज द फर्स्ट पेज ऑफ योर बुक इंट्रोड्यूस यू टू द टॉपिक्स एंड एक्टिविटीज इनसाइड द बुक, सिमिलरली द प्रीएम्बल ऑफ टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन। इट डिस्क्राइब्स द नेचर और फीचर्स ऑफ इंडिया एज अ कंट्री विद द एम दैट इंडिया वांट्स टू अचीव। क्या बोल रहा है, जैसे कि हमारी बुक की स्टार्टिंग में एक इंट्रोडक्शन पेज होता है ना, जिसमें कि हमें बताया जाता है कि हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बुक के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं, राइट। वैसे ही जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है वो भी है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का इंट्रोडक्शन है, जहां पर बताया गया है कि इंडिया जो है वो एक कैसी कंट्री है, यहाँ पे क्या क्या फीचर्स हैं, यहाँ का नेचर कैसा है, और दूसरी चीज कि इंडिया आगे चल के क्या एम अचीव करना चाहती है। ये सारी चीजें स्टार्टिंग में दी हुई है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं, प्रीएम्बल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। The opening words of the preamble are "We, the people of India." This means that the Constitution of India was prepared and accepted by the people of India through their leaders. It has not been given to us by a king or any other outside power. क्या बोल रहा है, इसकी जो स्टार्टिंग है, जो हमारा प्रीएम्बल है, उसकी जो स्टार्टिंग वर्ड्स है वो क्या है, "We, the people of India", यानी कि हम भारत के देशवासी, ठीक है, ऐसा वहां पे लिखा है। तो इसका मतलब क्या बता रहा है कि इसका मतलब ये है कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, ये हमारे इंडिया के लीडर्स द्वारा ही बनाया गया है और उन्हीं के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है ना। किसी बाहर के राजा ने या कोई दूसरी अदर आउटसाइड पावर, हमारी कंट्री के किसी बाहर के इंसान ने इसे हमें बना के नहीं दिया है। ये जो भी है ये हमारे द्वारा खुद बनाया गया है, ठीक है। फिर है The 5 main features of India as described by our Constitution। हमारे 5 मेन फीचर्स जो इंडिया के डिस्क्राइब किए गए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है। द प्रीएम्बल डिस्क्राइब इंडिया एज सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। 5 चीजें यहाँ बताई गई और ये 5 हम अभी पढ़ेंगे। लेट अस अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स। अब हम इन वर्ड्स की मीनिंग समझते हैं, ठीक है। ऑन 26 जनवरी 1950 India was declared a sovereign country. It means that India is a free country which cannot be ruled over by other countries. It also means that the people of India have full right to make decisions on all matters related to India. No other foreign power can force its decision on the government of India. क्या बोल रहा है, 26 जनवरी 1950 को इंडिया को एक सॉवरेन कंट्री डिक्लेयर किया गया। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि इंडिया जो है वो एक फ्री कंट्री है जिसपे अब कोई भी दूसरी कंट्री रूल नहीं कर सकती, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जो इंडिया के जो लोग हैं वो अब इंडिया से रिलेटेड जो भी डिसीजन होंगे वो खुद ले सकते हैं। कोई भी फॉरेन पावर या फॉरेन कंट्री की गवर्नमेंट इंडिया के लिए डिसीजन नहीं लेगी। यहाँ का डिसीजन कौन लेगा, यहाँ के लोग और यहाँ की गवर्नमेंट। इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अब इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री बन गई। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इट मीन्स दैट ऑल द एडल्ट सिटीजन ऑफ इंडिया हैव द राइट टू इलेक्ट देयर लीडर्स। These leader rule the country and are answerable for their work to the people of India. डेमोक्रेटिक का मतलब ये है कि जितने भी एडल्ट सिटीजन होंगे इंडिया के वो खुद अपना लीडर चूज करेंगे। हम वोट करते हैं ना, वही है डेमोक्रेसी, कि हम खुद अपना लीडर चूज करेंगे और जो लीडर वो अपनी कंट्री के लिए चूज करेंगे उन्हें अपने यानी कंट्री का ध्यान रखना पड़ेगा। जो भी वो करते हैं उसके आंसर्स उन्हें लोगों को देने पड़ेंगे। इंडिया ऑल्सो बिकम अ रिपब्लिक ऑन 26 जनवरी 1950। अब इंडिया रिपब्लिक भी बना 26 जनवरी 1950 को। दिस मीन्स दैट द हेड और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, ही इज नॉट अ किंग और क्वीन। क्या बोल रहा है कि 26 जनवरी को जब इंडिया रिपब्लिक बना तो इसका मतलब ये था कि इंडिया का जो प्रेसिडेंट रहेगा वो इंडिया खुद इलेक्ट करेगी, ठीक है। और वो कोई राजा या रानी नहीं रहेगा, यानी किंग या क्वीन नहीं रहेंगे, वो जो लोग हैं वो खुद उन्हें चूज करेंगे। इन 1976 द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अमेंडेड और चेंज्ड। 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा सा चेंज भी हुआ। 2 more words were added to the preamble to describe modern India। 2 और वर्ड हमारे प्रीएम्बल में डिस्क्राइब किए गए इंडिया एक यानी मॉडर्न इंडिया को डिस्क्राइब करने के लिए। द फर्स्ट वर्ड डिस्क्राइब इंडिया एज अ सोशलिस्ट कंट्री। पहला वर्ड था सोशलिस्ट कंट्री।
सोशलिस्ट का मतलब क्या? इट मीन्स दैट वेल्थ प्रोड्यूस्ड इन इंडिया शुड बी शेयर्ड इक्वली टू द सोसाइटी। इसका मतलब ये था कि इंडिया में जो भी वेल्थ रहेगी वो उसकी सोसाइटी से इक्वली शेयर की जाएगी। In India, many people are still poor. Our constitution helps make laws that will improve the economic constitution of the poor in our society. क्या बोल रहा है कि हमारे इंडिया में अभी भी ऐसे बहुत लोग हैं जो काफी पुअर हैं, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ऐसे लॉज बनाते हैं, इम्प्रूव क्यों बनाते हैं? ताकि वो जो यहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन है, जो पुअर लोगों की कंडीशन है, उसे हमारी सोसाइटी में थोड़ी इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। Our Constitution mention India as a secular country. फिर इंडिया को सेक्युलर कंट्री भी बोला गया है। कैसे? This means that our government cannot give special treatment to any religion. It cannot favor or disfavor any religion. People of all religions, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Buddhist, Jain, Jewish और Parsi, we have equal right. They are free to worship and celebrate their festivals the way they want. उसके बाद इंडिया को सेक्युलर कंट्री बोला गया है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसी एक कास्ट को, किसी एक रिलीजन को स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे सकती। किसी भी रिलीजन का, किसी भी कास्ट का वो फेवर या डिसफेवर नहीं कर सकती। सारे जो कास्ट के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बौद्धिस्ट, जैन, जैविश, पारसी और जो भी हमारे इंडिया में जितने भी कास्ट के लोग रहते हैं, उन सबके इक्वल राइट्स हैं। वो फ्री हैं कि वो अपने गॉड को, जिसे भी वो मानते हैं, उनकी वो वर्शिप करें, पूजा करें। उनके जो फेस्टिवल्स हैं वो अपने तरीके से सेलिब्रेट करें जैसे वो चाहते हैं। ठीक है। फिर है द 4 मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिया एज अ कंट्री। अब जो 4 मेन ऑब्जेक्टिव हैं इंडिया के, तो द प्रीमेबल लिस्ट 4 मेन एम्स विच आर टू बी अचीव्ड बाय इंडिया फॉर ऑल इट्स सिटीजन। जो 4 हैं उनके एम हैं वो ये हैं। पहला है जस्टिस। द सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट बी ट्रीटेड अनइक्वली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन देयर कास्ट, रिलीजन, जेंडर, बीइंग मैन और वुमेन, income and wealth. Government should work for the welfare of all, especially the poor and the weaker group. All adult citizens of India have to right to elect their leaders or get elected in elections on the basis of their abilities. क्या बोल रहा है? सबसे पहले जस्टिस। जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय। तो इंडिया के जो सिटीजन हैं उन्हें अनइक्वली ट्रीट करने का राइट किसी के पास नहीं है। ठीक है। जो हमारी गवर्नमेंट है इंडिया के सिटीजन्स को अनइक्वली ट्रीट नहीं कर सकती। क्यों? उनकी कास्ट के बेसिस पे, उनके रिलीजन, उनके जेंडर, इनकम, वेल्थ, किसी भी बेसिस पे वो अनइक्वली ट्रीट नहीं हो सकते। जो हमारी गवर्नमेंट है उससे सबके क्या भले के लिए काम करना है, वेलफेयर के लिए, और स्पेशली पुअर और वीकर ग्रुप्स के लिए। और हमारे जो भी एडल्ट सिटीजन्स हैं उनके पास राइट है, उनका हक है कि वो अपना लीडर खुद इलेक्ट कर सकते हैं, वोट कर सकते हैं और इवन खुद भी इलेक्शन में आ सकते हैं अपनी एबिलिटीज के बेसिस पे। फिर लिबर्टी और फ्रीडम। The citizens of India are free to speak their mind and write their thoughts. They are also free to follow any religion of their choice. The government should promote the freedom to think, read, write, speak and follow any religion among the people of India. इंडिया के जो लोग हैं उनको बोलने का, अपने जो भी यानी उनके जो भी विचार हैं वो व्यक्त कर सकते हैं ना, वो बता सकते हैं, अपने थॉट्स को लिख सकते हैं। वो अपनी मर्जी का रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। गवर्नमेंट जो है उन्हें प्रमोट करना चाहिए, गवर्नमेंट को उनको आज़ादी देना चाहिए। वो सोचे, लिखें, पढ़ें, बोलें और जो रिलीजन वो चाहे वो फॉलो करें। ठीक है। तो फ्रीडम है इंडिया के लोगों के पास। फिर है इक्वालिटी, माने कि क्या? बराबरी, सबको एक समान ट्रीट करना है ना। ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। द गवर्नमेंट शुड एंड ऑल काइंड ऑफ इनइक्वालिटीज प्रेजेंट इन अवर सोसाइटी सच एज इनइक्वालिटीज बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स एंड the rich and the poor, caste and religion. The government should provide equal opportunities to develop. क्या बोल रहा है कि इंडिया के जो सिटीजन्स हैं वो जब लॉ की बात आती तो सारे इक्वल हैं। ठीक है। गवर्नमेंट को किसी भी तरीके की अगर इनइक्वालिटी सोसाइटी में दिख रही है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस इनइक्वालिटी को हटाएं। फिर चाहे वो लड़का लड़की में भेदभाव हो, किसी की कास्ट को लेकर, किसी की पुअरनेस को लेकर या किसी के रिलीजन को लेकर, जो भी इनइक्वालिटी है उसे हटाना किसका काम है? गवर्नमेंट का। और गवर्नमेंट को इक्वल अपॉर्चुनिटीज देना है सभी को ताकि वो डेवलप कर सके। लास्ट है फ्रैटर्निटी। इट इज द फीलिंग ऑफ ब्रदरलीनेस। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड
encourage fraternity among the people of India to strengthen unity or oneness of the country. लास्ट है ब्रदरनेस यानी कि भाईचारा. सब में क्या होना चाहिए कि एक समान, सब इवन लोगों को भी साथ में यानी यूनाइट होकर एक साथ होकर काम करना चाहिए. ठीक है, यानी यूनिटी के साथ काम करना चाहिए. तो ये हमारे मेन ऑब्जेक्टिव्स है कंट्री के. तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना काफ़ी है. इसके आगे आपके फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में. सो ऑल ऑफ यू कंप्लीट योर वर्क विच आई विल सेंड यू एंड स्टडी फॉर योर पेपर्स. ओके, बाय ऑल ऑफ यू एंड टेक केयर.